दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि दो लोग मिलकर 10 करोड़ रुपए, जिसमें 2000 और 500 के बहुत सारे नोट के साथ बोन फायर कर रहे हैं, यानी उन पैसों को जला रहे हैं। आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? अगर आप इसे रियल में होते हुए देखोगे तो हो सकता है कि आप यह सोचोगे कि ये दो बंदे एक नंबर के बेवकूफ हैं, जिन्होंने इतने सारे पैसों को वेस्ट कर दिया। अगर ये चाहते तो ये इन पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते थे, स्कूल या हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते थे या फिर गरीबों में दान कर सकते थे। आपके मन में अनलिमिटेड आइडिया आ रही होंगी, जिसमें आप उन 10 करोड़ रुपए के साथ क्या क्या कर सकते थे, और इन पैसों को आप लिंक कर रहे हो फ्रीडम और सक्सेस से। लेकिन ऐसा रियल में हुआ था। की फाउंडेशन नाम की एक आर्ट संस्था, जिसमें दो रॉक म्यूजिक स्टार जिमी कोटी एंड बिल ड्रोन ने 1994 में एक स्कॉटिश आइलैंड में लेट नाइट को एग्जैक्टली 1 मिलियन पाउंड को आग लगा दिया था। यह मैं बात कर रहा हूं 1994 की, और अगर हम उस 1 मिलियन पाउंड को कंपेयर करें आज के मार्केट से, तो वो 10 करोड़ रुपए से भी दुगना होगा। जब उनसे एक इंटरव्यू में यह पूछा गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि मैं बस एक कला का प्रदर्शन कर रहा था। हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें उन पैसों को जलाने थे। बिल ड्रोन ने यह एक्सपेक्टेशन दिया कि हमने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि बस कुछ पेपर्स को जलाया है जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। हमने न तो किसी खाने को बर्बाद किया है और न ही हमने पानी वेस्ट किया है, यानी हमने एक मैन मेड चीज को जलाया है। तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे यह कहता कि इन दोनों ने अपने शिप को आग लगा दी, या फिर अपने घर के सारे एक्सपेंसिव चीजों को तोड़ दिया, या अपने महंगे कार को पहाड़ों से फेंक दिया। हो सकता है कि तब भी आप यह सोचोगे कि ये दोनों बिल्कुल पागल है, लेकिन अगर पैसे जलाने से कंपेयर करें तो वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है इसके सामने। ऐसा क्यों है? पैसे हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करता है, जिसमें हम किसी को भी हेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को मिसयूज किया। ऐसा इसलिए है कि हमारे मन में यह फीड हो चुका है कि अगर अचानक से हमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि अगर हमें सडनली एक प्रीमियम कार मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप पैसों के बारे में सोचते हो, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाती है कि मैं अपना लोन चुका दूंगा, मैं अपने पापा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, या फिर अपने लिए कोई स्टार्टअप खोलूंगा। लेकिन एक प्रीमियम कार या फिर एक शिप के बारे में हमें कुछ आइडिया है ही नहीं। हम करें तो करें क्या? उनसे इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी अमेजिंग लेसन्स जो मैंने माइंड ओवर मानी, जिसे लिखा है क्लॉडिया हैमंड ने, और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी साइकोलॉजी ही चेंज हो गई है पैसों के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपकी भी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा कम है, और इस वीडियो के थ्रू में एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं। देश को फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए क्लॉडिया हैमंड एक अवार्ड विनिंग ऑथर है एंड साइकोलॉजी लेक्चरर है, जो कि बीबीसी रेडियो पर ऑल इन माइंड नाम का एक प्रोग्राम की होस्ट करती है। और फिलहाल वो एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में, जिसमें वो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाती है। माइंड ओवर मनी बुक में क्लॉडिया ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा ब्रेन गलत सोचता है पैसों के बारे में, और साथ ही साथ क्यों पास्ट में हुए कुछ घटनाओं के कारण आपकी साइकोलॉजी ही बदल जाती है पैसों के बारे में। और इस बुक में हमें यह सिखाया गया है कि कैसे अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करें, जिससे कि पैसे कमाना हमारे लिए काफी इजी हो जाए और हम ज्यादा सेव भी कर पाए। दोस्तों, पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है वी गो थ्रू मॉनेटरी सोशलाइजेशन एट एन एक्सट्रीमली यूथफुल एज। मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने सोसाइटी से कैसे सीखते हैं पैसों के बारे में। और ऑथर ये कहते हैं कि बचपन से ही हम पैसों के बारे में इनडायरेक्टली सीखते आ रहे हैं, जिस कारण आज की जनरेशन को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पैसों के रिगार्डिंग। यानी हम पैसों के बारे में बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से। हम जैसे कार्टून देखते हैं, वहां से हर जगह से हमारे दिमाग में पैसों के लिए कुछ ना कुछ फीड किया गया है। लेकिन कितने बचपन से यह फीड किया गया है? फिनलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां पर 6 साल के किंडरगार्टन बच्चों को एक असाइनमेंट दिया गया
जिसमें उन लोगों को एक थिएटर प्ले करना था जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों के ऊपर ही थी, यानी कास्टिंग से लेकर कॉस्ट्यूम प्रोप से लेकर स्टोरी टेलिंग, सब कुछ वो खुद बच्चे ही डिसाइड करेंगे और सब कुछ वो अरेंज भी करेंगे, जिससे कि उनकी टीम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव हो जाए। लेकिन मोलिना स्लोप, जो कि उन बच्चों की टीचर थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टोरी पर बच्चे फोकस कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका मैक्सिमम टाइम ये डिस्कस करने में जा रहा है कि हम थिएटर प्ले से कैसे पैसे कमा सकते हैं, यानी इस प्ले का टिकट प्राइस क्या होने वाला है, प्ले के दौरान हम क्या क्या बेच सकते हैं, ऑडियंस को और पैसे बनाने के लिए प्ले के एंड में हम एक्स्ट्रा पैसे कैसे मांग सकते हैं एज अ डोनेशन, जिससे कि सारे आर्टिस्ट को पैसे मिल सके और ज्यादा पैसे हम कमा सके। और ये चीज मोलिना, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उनको यह बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि ये इतने छोटे बच्चे अभी से पैसों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। उनका एक्चुअल ड्यूटी था एक बढ़िया स्टोरी क्रिएट करना और स्कूल के फंक्शन में पेरेंट्स को एंटरटेन करना अपनी एक्टिंग स्किल से। लेकिन उनके दिमाग में सोसाइटी ने यह फीड कर दिया है कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे से ही लाइफ बेटर होती है। बहुत सारे स्टडीज में यह कंक्लूजन निकला कि बच्चों के मन में ऑलरेडी एक फिक्स थॉट होती है पैसों के बारे में, और उन्हें बहुत ही यंग एज में पता लग जाता है कि पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में वो जो भी कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मैं कैसे जॉब करूंगा। अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो बच्चे सोचने लगते हैं बहुत ही यंग एज से कि मैं इस पेंटिंग को कैसे बेचूंगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। एक और स्टडी में 5 साल के बच्चों को 2 घर के पिक्चर्स दिखाए गए, जहां पर पहला घर बिल्कुल टूटा फूटा था, उसकी छत बाहर निकाल रही थी और उनके दरवाजे भी टूटे हुए थे, और दूसरे पिक्चर में एक बहुत ही आलीशान घर था। तो उन बच्चों से यह पूछा गया कि उनके मन में सबसे पहले क्या थॉट आती है। जब ये वो दोनों पिक्चर को देखते हैं तो शॉकिंगली बच्चे कहते हैं कि जो घर खराब दिख रहा था उसके ऑनर बहुत ही लेजी और बहुत ही खराब लोग होंगे। हो सकता है कि वो गुंडे हो सकता है कि वो गैंगस्टर हो, यानी वो अच्छे लोग नहीं हैं। और दूसरे घर में जो लोग रहते होंगे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे और जिनके साथ वो रहना भी पसंद करेंगे। बाद में ये पता चला कि वो दोनों घर एक ही व्यक्ति के थे जिन्होंने रिनोवेशन कराया था। रिसर्च हमें यह कहती है कि बच्चे हमेशा बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं। पैसों की इंपॉर्टेंस के बारे में ऑथर रिकमेंड करती है, यानी बड़े लोग यानी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ पैसे के बारे में बहुत ही ओपन रहना चाहिए, और अगर वो कोई गिफ्ट या टॉय अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें यह समझाना भी चाहिए कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए कि ठीक है पैसे ना होना या फिर अफोर्ड न करना वो भी बिल्कुल कॉमन चीज है। साइकोलॉजिस्ट नील गॉडफ्री ये सजेस्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ घरेलू खर्चे डिस्कस करें, यानी ग्रोसरीज जब हम खरीदने जाते हैं तो उनको लेके जाए और उनको हर एक चीज की प्राइस बताएं, और जब हम उनको उनकी पॉकेट मनी देते हैं तो उस पॉकेट मनी से टैक्स कट करके उनको पॉकेट मनी देनी चाहिए, जिससे कि उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके इकोनॉमी के बारे में, और वो थोड़े स्मार्ट बन जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बच्चे से ही हो रही है समझने के लिए कि पैसे कैसे काम करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है अपने बच्चों को पैसे की नॉलेज शेयर करना, वो है अपने खुद के फाइनेंसेस को ऑर्डर में लाना। अगर आप में समझ नहीं है पैसों के बारे में तो आपके बच्चों में भी कभी नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट तरीके से पैसे हैंडल करते हैं तो आपके बच्चे भी वैसे ही पैसे हैंडल करेंगे। दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये सीखा कि हमें बचपन से ही सोसाइटी ये सिखाती है कि पैसे क्यों इंपॉर्टेंट है, और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग धारणाएं हैं पैसों को लेकर, क्योंकि उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर डिफरेंट रहे हैं, जिससे हम आज भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो हमने बचपन में सीखी है। अगर हमें अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है पैसों को लेकर तो हमें अपने मनी थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम पैसों के साथ बढ़िया रिलेशनशिप बना सकते हैं और एक्चुअल में कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं बिना लालची और डेस्परेट होकर। दोस्तों, दूसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है वी हैव बिकम इरेशनल विथ आवर मनी, एज रिजल्ट आवर सेविंग्स आर लो, यानी हम पैसों को लेकर बहुत ही इरेशनल हो गए हैं। इरेशनल का मतलब होता है किसी भी चीज को करना बिना सोचे समझे, यानी आपके डिसीजन आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से नहीं लेते हो,
यानी ऑथर का यह कहना है कि हमारे इरेशनल मनी पैटर्न की वजह से हमारी सेविंग इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। हम अगर कंपेयर करें आज से 20-30 साल पहले के लोगों से, तो वो लोग अपने सैलरी के ज्यादा परसेंटेज पैसे सेव कर पाते थे। कंपेयर करें अगर हम आज की जनरेशन से, क्या आपको याद है जब आप छोटे हुआ करते थे तब हम गुल्लक में पैसे डालकर पैसे बचाते थे और जैसे ही गुल्लक भर जाता था हम उसे तोड़कर उन पैसों से कुछ जरूरी चीजें खरीदते थे और उन पैसों का सही इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज की जनरेशन कुछ भी सेव नहीं कर पाती है। इसका रीजन जानने के लिए MIT में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर एक बास्केटबॉल मैच के टिकट पर बोली लगाई गई और स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें पहले ग्रुप में वो स्टूडेंट्स थे जो कैश में बोली लगाने वाले थे, यानी वो जो भी बोली लगती उन्हें वो कैश में पैसे देने पड़ते। लेकिन दूसरे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्रेडिट में पैसे देने थे, यानी ग्रुप बी के पास ये ऑप्शन था कि अगर वो बोली लगाते हैं तो वो बाद में पैसे देंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वो पैसे देंगे। इसका रिजल्ट ये आया कि जो लोग कैश में बोली लगा रहे थे उन्होंने दूसरे ग्रुप से ऑलमोस्ट आधा बोली लगाया, यानी अगर ग्रुप बी ने 100 रुपए लगाया तो ग्रुप ए ने सिर्फ 40 से 50 रुपए पर टिकट पर बोली लगाई। कंक्लूजन में यह निकला कि हम आज भी रियल पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं ऑनलाइन पैसे से, जबकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। ग्रुप ए से पूछे जाने पर एक स्टूडेंट ने कहा कि अपनी आंखों के सामने से पैसे जाना ज्यादा डिफिकल्ट है, बल्कि बैंक अकाउंट से पैसे कट जाना। हमारी सिर्फ कैश और क्रेडिट में ही कंसेप्शन इरेशनल नहीं है, बल्कि हम फ्यूचर रेफरेंस लेकर भी बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर देते हैं उन चीजों में जिससे कि हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू एड नहीं होती है। हमें लगता है कि हम फ्यूचर में ज्यादा अर्न करेंगे, इस कारण हम फ्यूचर में ज्यादा सेव भी कर पाएंगे, बल्कि यह बिल्कुल गलत है। अगर आप अभी सेव नहीं कर पा रहे हो तो आप फ्यूचर में भी सेव नहीं कर पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि किसी भी बिहेवियर को चेंज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने फाइनेंस को ऑर्डर में लाने के लिए वो है आज से ही कंट्रोल करना। तो दोस्तों, इस लेसन से मैंने ये सीखा कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको आज से ही उसे कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट आप खुद पर भी ट्राई कर सकते हो कि 1 महीने आप सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करो और दूसरे महीने आप पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। आप देखोगे कि जिस महीने आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस महीने आप ज्यादा सेव करोगे कंपेयर टू दूसरे महीने में जहां पर आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। दोस्तों, तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है हाउ कन्फर्मेशन बेस्ड चेंजेस आवर परसेप्शंस अबाउट मनी। एक व्यक्ति जिसका नाम था सैम, उसने 1 साल में $36 मिलियन की एक्सपेंसिव और रेयर वाइन्स बेची। लोग उसे सुपरस्टार से भी बेटर फीड करते थे और दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे ही विंटेज कलेक्शन वाइन्स खरीदते थे। लेकिन सैम का स्कैम सबके सामने कुछ ही दिनों में सामने आ गया। बेसिकली वो क्या करता था कि वो पुराने बॉटल्स में सस्ती वाइन डालकर महंगे प्राइस में बेचा करता था, क्योंकि उसकी मार्केट में इतनी हाई रेपुटेशन थी। इवन वाइन टेस्टर, जो लोग वो होते हैं जो वाइन को टेस्ट करके उनका रिव्यू देते हैं कि ये सच में एक्सपेंसिव होने के लायक है या नहीं, या फिर ये कितनी पुरानी वाइन है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है। सैम ने सारे वाइन टेस्टर को भी बेवकूफ बना दिया था। इससे ऑथर हमें यह कहते हैं कि हम सभी व्यक्ति कंफर्मेशन बायस पर बहुत डिपेंडेंट है। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि आप वही देखते हो, वही सुनते हो और वही टेस्ट भी करते हो जो आपने पहले से ही अपने मन में सोच रखा है। तो सैम क्या करता था कि वाइन टेस्टर के साथ गेम खेलता था, यानी वो उनके दिमाग में ये फीड कर देता था कि आप जो वाइन टेस्ट करने जा रहे हैं वो 50 साल पुराना है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग इसे लाखों रुपए देना पसंद करेंगे, इसे खरीदने के लिए वो लाइनों में लग सकते हैं। तो इस कारण एक परसेप्शन वाइन टेस्टर ने अपने दिमाग में बना ली कि ये सच में ये वाइन बहुत एक्सपेंसिव है, यानी जैसे ही वो उसे कंज्यूम करते थे तो उनको सच में ये बिलीव हो गया कि ये एक एक्सपेंसिव और रेयर और विंटेज वाइन है जिसे लोग सच में महंगे प्राइस में खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से मैंने यह सीखा कि कभी भी कुछ भी खरीदने से पहले 1 मिनट रुककर सोचना चाहिए कि क्या हम कंफर्मेशन बायस की वजह से कोई चीज खरीद रहे हैं या फिर हमें एक्चुअल में इसकी नीड है। स्पेशली यंग जनरेशन ऑफ इंडिया को स्पेसिफिक ब्रांड की फोन चाहिए होती है। वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, कहीं ना कहीं वो हर साल उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट में आईफोन की इतनी बढ़िया परसेप्शन बना दी गई है कि अगर आपके पास आईफोन है
तो आपके पास सबसे बढ़िया फोन है। इसलिए आज के यंग जनरेशन आउटडेटेड आईफोन खरीदते हैं, क्योंकि उनके मन में यह बिलीव हो चुका है कि आईफोन है तो बढ़िया होगा ही। दोस्तों, चौथा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल अकाउंटिंग। ऑथर ने अब इंट्रोड्यूस किया। मेंटल अकाउंटिंग के बारे में रिचर्ड टायलर ये कहते हैं कि हम सभी के ब्रेन में एक ऑटोमेटिक अकाउंटिंग मशीन फिट हुई है, यानी हम सब अपने ब्रेन में बहुत सारे अकाउंट्स बना के रखते हैं और साथ ही साथ हम उसकी बजटिंग भी करते हैं, और यह प्रोसेस बिल्कुल ही ऑटोमेटिक होता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लेते हैं कि आप सब्जी मंडी गए, जहां पर आप घर के लिए कुछ सब्जियां खरीदने गए थे और आपने किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जी का रेट पूछा तो वो 20 रुपए महंगा लगा आपको, लेकिन वही जब आप दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाते हो तो आप 50 रुपए की तो सिर्फ टिप देकर आ जाते हो। आप वही सेम व्यक्ति हो जिसने एक सब्जी सिर्फ 20 रुपए ज्यादा होने के कारण नहीं खरीदी, लेकिन अपने लाइफस्टाइल खर्चों में आप कंजूसी नहीं करते। हम अपने ब्रेन में बहुत सारे अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हर रोज के खर्चे यानी डेली एक्सेस अकाउंट, बाइक एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। इसी तरह मेंटल अकाउंटिंग हम सब लोग करते रहते हैं और हम सब लोग उसके साथ एक बजट भी जोड़ देते हैं। इस पर इतने ही पैसे खर्च करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। और ऑथर हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है, जिसे वो कहती है रिलेटिव थिंकिंग ऑफ मनी। यानी हम जब भी पैसे खर्च करते हैं तो हम कहां पर हैं और टोटल अमाउंट कितना है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप कितने पैसे खर्च करने वाले हो और उसके डिस्काउंट से आपको कितना फर्क पड़ने वाला है। मान लेते हैं कि आपके घर से बस स्टैंड थोड़ा दूर है और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इलेक्ट्रिकल रिक्शा करके बस स्टैंड तक पहुंचना, जिसमें आपको 30 रुपए लग जाएंगे आने जाने के, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पैदल ही बस स्टैंड तक पहुंचो। बहुत सारे लोग पैदल भी प्रेफर कर सकते हैं, जिससे वॉकिंग भी हो जाएगी और सेविंग्स भी। लेकिन वही सेम व्यक्ति जब बाइक खरीदने जाता है तो उसे 300 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। अगर वो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे तो क्योंकि टोटल अमाउंट बाइक का भी ज्यादा है। कंपेयर करें एक इलेक्ट्रिकल रिक्शा के फेयर से। यहां पर ऑथर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझाती है कि टोटल अमाउंट अगर ज्यादा हो तो चाहे डिस्काउंट भी थोड़ा ज्यादा हो तो हमें उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस लेसन से मैंने ये सीखा कि हम हमेशा मेंटल अकाउंटिंग करते हैं, जिससे कि हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज महंगी है और कौन सी चीज अफोर्डेबल है। और साथ ही साथ रिलेटिव थिंकिंग पैटर्न की वजह से कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो उसके टोटल अमाउंट पर कितना डिस्काउंट है, उससे आपको खुशी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि टोटल अमाउंट कितना है, और ये कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन मनी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है द पावर ऑफ मनी। लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसे ही प्रॉब्लम का सलूशन है, यानी पैसे में बहुत पावर है। इससे मैं अग्री भी करता हूं और साथ ही साथ में डिसएग्री भी करता हूं। पैसे में दो तरीके के पावर हैं, यानी पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। 2011 में सुशील कुमार, जो कि बिहार से थे, वो पहले कंटेस्टेंट बने जो कौन बनेगा। करोड़पति में 5 करोड़ रुपए घर जीत कर गए थे और बहुतों ने सोचा होगा कि अब इनकी जिंदगी बेटर हो जाएगी। लेकिन रिसेंटली उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 5 करोड़ जीतने के बाद उनकी लाइफ और खराब हो गई। उनके रिलेशनशिप सबके साथ खराब हो गए और उन्होंने जहां पर भी पैसे इन्वेस्ट किए वहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ, या फिर लोगों ने उनको चीट किया और पैसे मैनेजमेंट ठीक से नहीं करने से वो सारे पैसे गंवा चुके थे। और ऐसा पहली बार किसी के साथ नहीं हुआ था, बल्कि मैक्सिमम लोग जो ओवरनाइट पैसे कमा लेते हैं, जैसे कि लॉटरी जीतना या फिर किसी ने डोनेट कर दिया, पैसे तो ज्यादातर केसों में पैसे होने के बावजूद भी वो लाइफ से खुश नहीं रहते हैं। और ऑथर हमें हेडोनिक एडाप्टेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है, जिसका मतलब होता है कि जो चीज आपको अभी खुशी दे रही है वो आपको उतनी खुशी फ्यूचर में नहीं देगी, क्योंकि आप उस लाइफस्टाइल से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। इसलिए ऑथर रिकमेंड करती है कि अभी आपके पास चाहे जितने भी पैसे हो उससे खुश रहना सीखिए, और अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको पेशेंस के साथ अमीर बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट सक्सेस उम्मीद करते हो तो कहीं ना कहीं इसके साथ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जो आपके मेंटल प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर सकता है। इसलिए आपको धीरे धीरे अमीर बनना है, जरूरी नहीं है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए।
तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को समाप्त करें तो हमने आज सबसे पहले यह सीखा कि कैसे हम बचपन से ही हमें सोसाइटी पैसों के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाती है, जिससे कि हम सीखने पर नहीं बल्कि पैसे कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा लेसन जो हमने आज इस वीडियो से सीखा वो ये है कि हम बहुत ही ज्यादा इरेशनल हो चुके हैं पैसों के बारे में, जिस कारण हमारी सेविंग इतनी ज्यादा कम है और हम कैसे सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहिए। हम कुछ खरीद रहे हैं तो तीसरा हमने ये सीखा कि कैसे कंफर्मेशन बायस, यानी जो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, अपने मन में आप वही चीज फील भी करते हो, जिस कारण कुछ चीजें बस आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए खरीदते हो, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने ईगो को सर्टिफाई कर रहे हो। चौथा हमने सीखा मेंटल अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन में बहुत सारे अकाउंट्स बना लेते हैं और साथ ही साथ हम उसकी बजटिंग भी कर लेते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। पांचवा और आखिरी लेसन जो हमने माइंड ओवर मनी से सीखा वो है पावर ऑफ मनी। कैसे पैसा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि आपकी जिंदगी बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए हमें धीरे धीरे और पेशेंस के साथ मेहनत करनी चाहिए और उसे एप्रिसिएट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।